गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 15 का आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था तड़ित। तड़ित क्या है कि जब बादलों में आवेश एकत्रित होता है तो क्या पैदा होता है? तड़ित। और तड़ित हमने देखा था कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आवेश, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋण आवेश और दूसरा होता है धन आवेश। इसमें हमने गुब्बारे का उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से 2 गुब्बारे को जब हम फुलाते हैं और उसे एक दूसरे को अलग अलग तरह से बिना स्पर्श किए उन दोनों को क्या करते हैं, ऊनी कपड़े से जब हम रगड़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण पैदा होता है। इसी प्रकार से हमने एक स्केल का उदाहरण देखा था, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं कि स्केल को जब हम अपने बालों पर रगड़ते हैं और किसी कागज़ के पास उसे लाते हैं तो स्केल उस कागज़ को क्या करती है, आकर्षित करती है। फिर हमने पढ़ा था कि आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। इसके लिए हमने एक एल्यूमिनियम की पन्नी का उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से जो युक्ति हमने उपयोग में लाई है, जो परीक्षण हमने किया है, उसमें कोई भी वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है अथवा नहीं। और ये युक्ति क्या कहलाती है? विद्युतदर्शी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। यानी विद्युत धारा में किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों पर क्या लगाया जाता है, भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि तड़ित की कहानी क्या है, किस प्रकार से तड़ित उत्पन्न होता है। गरज वाले तूफानों से बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है और जल की बूंदें कहाँ आ जाती है, नीचे की ओर। और इस प्रबल गतियों के कारण आवेशों का प्रथम कण होने लगता है। अब एक प्रक्रिया द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि जिसे हम अभी तक पूर्णतः समझ नहीं सके। जैसे आपने देखा होगा बारिश के समय ऐसा होता है, जब बारिश होती है तो बादल छाते हैं और कभी कभी उन बादलों में से क्या होती है, तड़ित उत्पन्न होती दिखाई देती है। मतलब एक चमकीला प्रकाश हमें दिखाई देता है बादलों के बीच, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, बिजली का चमकना। तो बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाता है और ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित होता है। धरती के जैसे ही निकट की धनावेश का संचय होने लगता है जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है। और वायु क्या होती है, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। फिर दोनों आवेश ऋणात्मक और धनात्मक मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती है। और वो भी किसके साथ, ध्वनि के साथ। ध्वनि भी सुनाई देती है ना, हमें जोर की आवाज़ सुनाई देती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विसर्जन। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश मिल रहे हैं और उनके बीच एक प्रकाश, चमकीला प्रकाश दिखाई दे रहा है जो धारियों के रूप में है। और इसमें से कई बार हमें ध्वनि भी सुनाई देती है। तो विसर्जन की प्रक्रिया 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है। बादलों तथा पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। प्राचीन काल के लोग इसे क्या मानते थे, भयभीत घटना मानते थे और इससे डरते थे। लेकिन अब क्या है, सभी इस परिघटना को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं और तड़ित के गिरने पर जीवन और संपत्ति की हानि होती है। हमें इसके बचाव के उपाय ढूंढना चाहिए और ज़रूरी है ये। अब इससे हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, तड़ित से हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इससे अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। गरज वाले तूफान के समय हमें कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। जब गरज होती है, बादलों में गरज होती है, बिजली चमकती है, तूफान आता है, तो हमारे लिए कोई सा भी स्थान सुरक्षित नहीं है।
गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले हमें कुछ देर क्या कर लेना चाहिए? प्रतीक्षा करना चाहिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना चाहिए और वहां पर जाकर हमें थोड़ा रुकना चाहिए। यदि आप किसी कार अथवा बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद होने पर ही आप उसके भीतर सुरक्षित रह सकते हैं। बाहर खुले में हैं तो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों के शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर पर खड़े रहें। जमीन पर ना लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाए, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अपने हाथों को घुटने पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बना पाएंगे। और अगर घर के भीतर है तो तड़ित टेलीफोनों के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचें। तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे उपकरण हमें क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। उनको प्लगों से निकाल देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। हो सकता है सॉकेट की वजह से आग लगने का डर हो। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे भवनों का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या लगाया जाता है? तड़ित चालक, जो इससे बचाव करता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है और भवन निर्माण में उपयोग होने वाली धातु के स्तंभ, विद्युत तार और जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारे लिए बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से धातु की यहाँ तांबे की प्लेट लगा दी गई है जमीन के अंदर गहराई में और उसी से ऊपर तक हम खुली क्या छोड़ रहे हैं? एक सिरा उसका ऊपर तक ले जा रहे हैं छत के ऊपर और उसे खुला छोड़ दिया गया है। इससे हम तड़ित से बच सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि भूकंप कब आता है? जमीन जब हिलती है उसे हम भूकंप कहते हैं। इसके बारे में हम कक्षा 7वीं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का एक बड़े पैमाने पर क्या कर देती है? विनाश कर देती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग जो है वो कुछ क्षेत्र में बंद रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव चक्रवात की संभावना रहती है। इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय ही हमारे लिए आवश्यक है। ऐसी परिघटना जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी नहीं विकसित कर पाए हैं वो क्या है? भूकंप। इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। यह विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तर कश्मीर में उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को भी भूकंप आया था। भूकंप क्या होता है? तो भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी का कंपन कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूप्रपटी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, इनको हम नोटिस नहीं कर सकते।
विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों और लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्र को अपार क्षति पहुंची थी। भूकंप आने का क्या कारण है? तो प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे और उनकी जो कहानियाँ थी वो भी कैसी थी? मनगढ़ंत थी। बूझों की दादी ने जब सुनाई थी तो संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित है। अब तो हम यही जान गए हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई में जब गड़बड़ी होती है तो वही भूकंप का कारण बनती है। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी की एक संरचना बताई गई है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भूकंप की यह परत एक खंड में नहीं, यह टुकड़ों में विभाजित होती है और इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है तो इसमें टक्कर होती है और टक्कर के कारण क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये विक्षोभ ही क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं। अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने और किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की स्थिति में, यानी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी ये उत्पन्न हो सकता है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण भी उत्पन्न होता है। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भूकंप क्या होता है? बहुत अधिक आता है। जैसे कि कश्मीर, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्वी कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध, गंगा के मैदान, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भूकंप आने का खतरा बहुत अधिक है। किसी भी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जा सकता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण कितना हो सकता है? 7 से अधिक। भुज और कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण कितना था? 7.5 से भी अधिक के कारण। इसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं? तो हम हर समय अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ सावधानियां बरतते ही हैं। तो भूकंप क्षेत्रों जहां पर भूकंप अधिक आते हैं वहां रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयारियां करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उन्हें इन क्षेत्रों के भवनों की डिज़ाइन ऐसी बनानी होती है जिससे कि उनको कम क्षति पहुँचे। दूसरी बात, आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। किसी भी योग्य आर्किटेक्ट या संरचना इंजीनियर से परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा भूकंप क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी और इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा माना जाता है। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है और वे आसानी से गिरती नहीं हैं। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तपाक आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखना पड़ती है ताकि भूकंप आने पर लोगों के ऊपर ना गिरे। कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है और सभी भवनों को विशेषकर ऊंची इमारतों में क्या रखना चाहिए? अग्निशमन यंत्र उपकरण रखना चाहिए। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले सकते हैं। जब भूकंप आए तो झटके से रुकने के लिए किसी वस्तु को आप पकड़कर खड़े हो सकते हैं। ऐसी ऊंची या भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आपके ऊपर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर पर तकिए से बचाव कर सकते हैं। हाँ, यदि आप घर के बाहर हो तो क्या कर सकते हैं? किसी सुरक्षित जगह पर जाकर आसानी से खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको भवनों, वृक्षों और विद्युत लाइनों से दूर रहना चाहिए। यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर निकल जाना चाहिए। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। इस तरह से आप भूकंप से बच सकते हैं। यहाँ तक इस लेसन को पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर आपको करना होगा।